गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ये हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है हिस्ट्री का। तो इसमें हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक वीडियो में हम सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने कंटेंट पढ़ा था, फिर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर एज ऑफ सोशल चेंज पढ़ा, फिर हमने यूरोप में कौन कौन से यूरोप में लाइबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म और रेडिकल्स, इनके बारे में हमने पढ़ा, जो कि यूरोप के समाज में लोग थे। उसके बाद हमने इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज पढ़ा। फिर हमने सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ा कि यूरोप में सोशलिज्म जो है कैसे कैसे फैला, किस किस ने उसको, कौन कौन से सोशलिस्ट ने उसको फैलाया। इसके बाद हमने सपोर्ट फॉर सोशलिज्म पढ़ा। अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है यूरोप में सोशलिज्म इन यूरोप का। अब हम इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं, जो कि है रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया के रिवॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, तो इसको हम चैप्टर को शुरू करते हैं। इन 1940 में सार निकोलस सेकंड जो था वो था रूलर था रशियन एम्पायर का। रशियन एम्पायर यानी कि रशियन एम्पायर, रशिया सिर्फ रशिया कंट्री नहीं है, यहाँ पे पूरा रशियन एम्पायर है। तो पूरे रशियन एम्पायर का जो राजा था वो था सार निकोलस सेकंड जो था, वो उस टाइम पे 1914 में राजा था। उस टाइम पे इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब देखो, इसके अगली स्लाइड में सार निकोलस की पिक्चर भी होगी, तो ये पिक्चर आप सार निकोलस को देख सकते हो। ये सार निकोलस है जो कि रशिया का राजा था। अब आगे हम स्लाइड में देखते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब उस समय जो रशिया की इस सोसाइटी थी, उस सोसाइटी कैसी थी? ठीक है, रशियन पॉपुलेशन अबाउट 85% वर ऑन एग्रीकल्चरिस्ट। मतलब रशिया की जो पॉपुलेशन थी, रशिया की टोटल पॉपुलेशन का 85% जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी? एग्रीकल्चरिस्ट थी, यानी कि खेतीबाड़ी करते थे। इंडस्ट्रीज वर बीइंग सेटअप विच वाज द मोस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। वहाँ पे क्या था कि इंडस्ट्रीज वही लोग सेटअप करते थे जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती थी, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टीज होती थी वही लोग इंडस्ट्री सेटअप करते थे। Workers were divided into group, but they did unite to strike work when they were dissatisfied. Workers जो थे वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड तो थे, लेकिन जब वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे तब वो क्या करते थे? एक साथ मिलकर के स्ट्राइक करते थे। पीजेंट हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबेलिटी, वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट। और पीजेंट जो थे वहाँ के, वो नोबेलिटी को पसंद नहीं करते थे, नोबेलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा था कि फ्रांस में जो पीजेंट थे वो लोग जो थे वो नोबेलिटी को की रिस्पेक्ट करते थे, मानते थे, लेकिन जो यहाँ के लोग थे वो नोबेलिटी को नहीं मानते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे। रशियन पीजेंट वर द ओनली पीजेंट कमिटी विच पूल्ड देयर लैंड एंड दे कमिटेड डिवाइडेड इट। जो रशियन पीजेंट थे, रशियन जो किसान थे, खेती बाड़ी वाले थे, वो लोग जो थे वो सिर्फ ऐसी पीजेंट कम्युनिटी थी जो क्या करते थे? अपने लैंड को पूल करके उस पर खेती करते थे, और फिर उसका जो भी एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन होता था उसको आपस में डिवाइड कर लेते थे। मतलब कि पूल का मतलब है कि एक साथ मिल करके सब अपने ज़मीनों में एक साथ मिल करके खेती करते थे। जैसे किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, तो उसको सबको आपस में फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो ये तो थी रशिया की सोसाइटी। अब आगे पढ़ते हैं हम सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में सोशलिज्म। ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले रशिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टी, देखो, पॉलिटिकल पार्टी इलीगल थी, मतलब कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल था। ये नहीं हम कह सकते कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी थी वहाँ पे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाना वहाँ पे इलीगल था 1914 से पहले। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1898। 1898 में ही रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बन चुकी थी 1898 में, यानी कि 1914 से पहले ही ये एक पार्टी बन चुकी थी। इट स्ट्रगल टू गिव पीजेंट देयर राइट ओवर लैंड दैट बिलोंगिंग टू नॉबल्स। और ये पार्टी जो है, ये पार्टी स्ट्रगल कर रही थी पीजेंट्स के लिए कि उनको जो है वो लैंड, जो नॉबल्स हैं, नॉबल्स जो लैंड के ओनर थे उसके खिलाफ जो है ये पार्टी जो है वो स्ट्रगल कर रही थी कि पीजेंट को भी लैंड जो है वो दिए जाएं। ये सीक्रेट तरीके से काम कर रही थी। ये मतलब इलीगल तो था, लेकिन इलीगल के साथ साथ ये पार्टी जो है, ये पार्टी अपना काम
कर रही थी। As land was divided among peasants periodically, which makes them natural socialists, and it was felt that peasants and not workers would be the main source of the revolution. अब जो लैंड था वो डिवाइड, जैसे कि लैंड डिवाइड हुआ पीजेंट के बीच में पीरियडिकली, यानी कि समय समय पे लैंड जो है वो पीजेंट के बीच में बढ़ जाता था, जिससे जो कि नेचुरल सोशल, जो इनका मानना था कि ये जो है ये एक नेचुरल सोशलिस्ट है, यानी कि नेचुरल तरीके से बांटा जाता है। इट वॉज फेल्ट दैट पीजेंट्स आर नॉट वर्कर्स, ये मानते थे कि पीजेंट जो है वो वर्कर नहीं है, ये जो है ये मेन सोर्स हैं, और ये जो पीजेंट्स हैं वो वुड बी द मेन सोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन, और ये मेन सोर्स हैं रिवॉल्यूशन के। जैसे कि अब इनको जो है, इनको पीजेंट्स को वर्कर्स नहीं कहा गया है, ये वर्कर्स नहीं है, पीजेंट जो है वो वर्कर्स नहीं है, ये कौन है, ये मेन सोर्स है रिवॉल्यूशन के, यानी जो रिवॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि इनका शोषण होता था। इनका क्या है, लैंड जो है, लैंड तो कुछ लोगों के पास रहती थी, उसमें ही ये लोग काम करते थे, तो इसलिए इनको जो है रिवॉल्यूशन का मेन सोर्स कहा गया। अब देखो, सोशल डेमोक्रेटिक जो लेबर पार्टी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, ये पार्टी किसकी थी, बट लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस एज ही फेल्ट दैट पीजेंट वर नॉट वन सोशल ग्रुप। लेकिन जो लेनिन थे, जो इस पार्टी के लीडर थे, वो ये नहीं मानते थे कि जो पीजेंट्स हैं वो एक, पीजेंट जो हैं वो क्या है, वो मेन सोर्स है रिवॉल्यूशन के, वो ये नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे, क्योंकि पीजेंट जो है वो अलग अलग ग्रुप के थे, यानी कि कुछ पीजेंट जो थे वो बहुत अमीर थे, कुछ पीजेंट जो थे वो बहुत गरीब थे, तो ये लोग अलग अलग ग्रुप के थे, तो इसलिए इनको लेनिन जो है वो रिवॉल्यूशन का मेन सोर्स नहीं मानते थे। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू, अब जो ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी, जो 1898 में बनी थी, इस पार्टी के दो पार्ट हो गए। एक बोल्शेविक बने, जो कि मेजॉरिटी थी, बोल्शेविक जो थे उसकी मेजॉरिटी थी, और दूसरे थे मेंशेविक जो थे वो माइनॉरिटी थे। जो मेजॉरिटी ग्रुप था वो बोल्शेविक बन गया, और जो माइनॉरिटी ग्रुप था वो मेंशेविक बन गया। ठीक है, तो ये जो था ये सोशलिज्म था रशिया में। अब हम आगे पढ़ते हैं द 1905 का रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन में देखो क्या हुआ, रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। अब रशिया में, जैसे कि आपने पढ़ा, कौन था राजा रशिया का, राजा कौन था बताओ, अभी आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा था रशिया का राजा कौन था, नहीं पता लगा, सार निकोलस सेकंड जो था वो रशिया का राजा था। तो क्या थी वहां पे, वहां पे ऑटोक्रेसी थी। तो सार जो था वो नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, सार जो है वो पार्लियामेंट से सेटिस्फाई नहीं था, या पार्लियामेंट के प्रति कोई भी उत्तरदायी नहीं था उसको, मतलब पार्लियामेंट से उसका कोई भी मतलब नहीं था। लिबरल्स जो थे वो वांटेड टू एंड दैट स्टेट ऑफ अफेयर्स, लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि इसका खात्मा हो जाए, और स्टेट के जो भी अधिकार है, स्टेट के जो भी काम है वो फिर एक डेमोक्रेटिक तरीके से हो जाए। दे वर्क टुवर्ड डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 के रिवॉल्यूशन में उनकी डिमांड थी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिससे कि अधिकार जो है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिए जाएं, और जो ये ऑटोक्रेसी जो यहाँ चल रही है उसको खत्म किया जाए। अब इस रिवॉल्यूशन के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लडी संडे, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ब्लडी संडे में देखो क्या हुआ था। Prices of essential good rose so quickly by 1904 that the real wages declined by 20%. अब जो है जो एसेंशियल गुड थे, जो लोगों की ज़रूरत का जो सामान था, उसके प्राइजेस क्या हुए, उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए 1904 में इसके प्राइजेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और जो उनके रियल वेजेस थे, जो उनको पैसा मिलता था काम करने का, वो घट गया, वो डिक्लाइन हो गया, 20% डिक्लाइन हो गया। इस टाइम पे क्या हुआ, 4 मेंबर्स ऑफ द पोटोलेव आयरन वर्कर्स वाज डिसमिस, जो आयरन वर्कर्स थे, 4 मेंबर जो थे उनको डिसमिस कर दिया गया। द एक्शन वाज कॉल्ड ऑफ। उसके बाद क्या हुआ, ओवर 10,000 वर्कर इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज इन वेजेस। अब 10,000 लोग जो थे, 10,000 वर्कर्स जो थे, उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक की, और उन्होंने डिमांड किया कि जो उनके वर्किंग आवर्स हैं उसको रिडक्शन कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए, और उनके वेजेस जो हैं उसको बढ़ा दिया जाए।
द प्रोडक्शन वॉज लेड बाय फादर गैपिन। ये प्रोसेशन जो था, प्रोडक्शन नहीं प्रोसेशन जो था वो फादर गैपिन ने किया था। एक ग्रुप था, प्रोसेशन जो था एक ग्रुप था जिसको फादर गैपिन के लीडरशिप में किया गया था। दिस प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसैक्स। इस प्रोसेशन के ऊपर वहां की पुलिस ने और सीक्रेट पुलिस ने, कोसेशन मतलब सीक्रेट पुलिस होती है, इन लोगों ने उन पर अटैक भी किया। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड। करीब 100 लोग जो थे, 100 वर्कर्स जो थे वो मर गए थे और 300 करीब लोग जो है वो वुंडेड हो गए थे, घायल हो गए थे। एट दिस हैपेंड, ये सब जो हुआ था, ये सब हुआ था 22 जनवरी 1905 में हुआ था। और 22 जनवरी 1905 का डे जो था वो था संडे का डे, इसलिए इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। स्ट्राइक टू प्लेस एज अ रिएक्शन। इसका रिएक्शन के पीछे लोगों ने फिर स्ट्राइक की। अब देखो आपको नेक्स्ट वीडियो में फादर गैपिन की पिक्चर भी दिखाई देगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखो फादर गैपिन दिखाई देगा आपको। ब्लडी संडे स्टार्टेड द सीरीज ऑफ इवेंट। और यही ब्लडी संडे जो था, यहाँ से जो है इवेंट्स जो हैं वो रिवॉल्यूशन के जो इवेंट्स हैं वो उनकी शुरुआत हुई। पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लोगों की जो डिमांड थी वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी। द सार अलॉट द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। अब सार जो था, जो राजा था वहाँ पे, सार निकोलस जो था, उसने सोचा कि अब लोग तो मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, लोगों की डिमांड हो रही है, लोग चाह रहे हैं, तो सार जो था उसने परमिशन दे दी कि ठीक है पार्लियामेंट कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना लिया जाए डूमा में। उसके लोग चुन लिए गए और डूमा में पार्लियामेंट जो है वो बन गई। सार डिसमिस द फर्स्ट डूमा। सार ने, अब देखो सार ने परमिशन तो दे दी। क्यों परमिशन दे दी? क्योंकि वो उसमें था, प्रेशर में था। उसने देखा लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो सार ने परमिशन तो दे दी, लेकिन वो रियल में तो नहीं चाहता था कि कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम बने। तो उसने जो फर्स्ट डूमा जो बना था, फर्स्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम जो डूमा बना था, उसको उसने डिसमिस कर दिया, ख़त्म कर दिया विद इन 75 डेज। 75 डेज के अंदर में ही उसको उसने ख़त्म कर दिया। एंड अनाउंस द इलेक्शन ऑफ अ सेकेंड डूमा। और उसने अनाउंस कर दिया कि अब सेकंड डूमा जो है, उसने सोचा कि अगर मैं मना करूंगा कि नहीं इनको बनाना, पार्लियामेंट नहीं बनाना, तो लोग जो है फिर से रिवॉल्यूशन करेंगे। तो इसलिए उसने जो है क्या किया, उसने कहा कि अब आप सेकंड डूमा जो है उसका इलेक्शन शुरू करो। यहाँ पे बच्चों शुरू होता है। देखो ये सारी घटना जो है, ये सारी घटना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। 1905 का ये चल रहा है। 1905 में ये सब चीज़ें हुई थी। और ये सब चीज़ें होते होते अब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। एंड द रशियन एम्पायर। अब रशियन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखो, सेकेंड स्लाइड में आप देख सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन था? सेंट्रल पावर और अलाइड पावर। ठीक है, ये दो पावर थी आप आपस में आमने सामने। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें सेंट्रल पावर में क्या क्या था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। ये सारे सेंट्रल पावर में थे, ये आप मैप में देख भी सकते हो। और अलाइड पावर में थे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और अमेरिका। ये सब अलाइड पावर में थे। इनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब ये वॉर जो था, ये वॉर बच्चों देखो, यूरोप के जो देश थे वो तो इसमें पार्टिसिपेंट थे, लेकिन ये वॉर यूरोप के साथ साथ बाहर भी हुआ था। बाहर भी इसका इफेक्ट दिख रहा था। कैसे दिख रहा था? जैसे कि देखो, जो देश इन देशों के अधीन थे, जैसे कि हमारा भारत देख लो। भारत जो है वो किसके अधीन था? ब्रिटेन के अधीन था। तो ब्रिटेन के पक्ष में लड़ाई जो है वो उसमें भारत के लोग जो थे, इंडिया के लोग जो थे, वो भी लड़ने के लिए उनको भी प्रेशराइज किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है वो यूरोप के बाहर भी दिखाई दे रहा था। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर। रशिया में जो ये वॉर था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ शुरुआत में, बट लेटर द सपोर्ट ग्रू थिन। लेकिन बाद में जो है इसका सपोर्ट जो है वो बहुत कम हो गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट रन हाई। रशियन आर्मीज लॉस बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। जो रशियन आर्मी थी उसको बहुत ज़्यादा क्षति हुई ऑस्ट्रिया और जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। करीब 7 मिलियन कैजुअलिटीज, 7 मिलियन लोग जो है वो मारे गए और 3 मिलियन
मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया, और 3 मिलियन रिफ्यूजीज जो थे वो रशिया में आए। द वार वो ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री। अब इस वार ने जो था, इस वार ने इंडस्ट्री को भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया। देयर वॉज लेबर शॉर्टेज, लेबर की शॉर्टेज हो गई इंडस्ट्रीज में। क्यों? क्योंकि लेबरों को पकड़ पकड़ के वार में लगा दिया जाता था। रेलवे लाइन वॉज शट डाउन, रेलवे लाइन्स को तोड़ फोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया। स्मॉल वर्कशॉप वर क्लोज डाउन, जो स्मॉल वर्कशॉप, छोटी मोटी जो वर्कशॉप थी उनको भी बंद कर दिया गया, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग थे वो चाहिए थे लड़ाई के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। देयर वॉज द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन एंड हैंड्स ऑफ ब्रेड, और यहाँ से ग्रेन्स की और ब्रेड की शॉर्टेज जो थी वो शुरू हो गई थी। तो ये तो था बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब आगे हम देखते हैं द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोगार्ड। पेट्रोगार्ड में फरवरी का रिवॉल्यूशन देखते हैं, फरवरी में क्या हुआ था। अब पेट्रोगार्ड जो है ये कैपिटल सिटी है, लिविंग इन एम्परर जो लोग वहाँ रहते थे पेट्रोगार्ड में, जो राजा महाराजा रहते थे उनकी कैपिटल सिटी थी पेट्रोगार्ड। ठीक है, अब पहले इसके इवेंट्स के बारे में देख लेते हैं, इवेंट्स क्या क्या हैं। इन द विंटर, आप स्लाइड्स में देखिए, इन द विंटर ऑफ 1917 के विंटर में पेट्रोगार्ड वॉज ग्रेम, देयर वॉज द फूड शॉर्टेज इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। जो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे उनके यहाँ फूड शॉर्टेज जो है वो उसकी कमी पड़ गई। 22 फरवरी, देखो 22 फरवरी को क्या हुआ, अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री। फैक्ट्रीज जो थी उन पे ताला लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि फूड शॉर्टेज हो गई थी। वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइन इन सिंपैथी। जो 50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे वो एक दूसरे के साथ मिले। वुमेन्स ऑल्सो लेड एंड पार्टिसिपेट इन द स्ट्राइक। उन लोगों ने, वुमेन्स ने भी उनका साथ दिया और सब ने मिलकर के एक स्ट्राइक की। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इसीलिए उस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा जाता है। The government imposed a curfew as the quarters of the fashionable area and officials building was surrounded by workers. गवर्नमेंट जो है, अब गवर्नमेंट ने देखा कि लोग जो है वो फैक्ट्रीज में ताला लगा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी तो कुछ करेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। और इस कर्फ्यू के विरोध में जो लोग थे, लोगों ने क्या किया, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, उसको उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 22 फरवरी को। अब इसके बाद जो है क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पुलिस छोड़ी, पुलिस को बोला कि भाई इनको मारो पीटो, ये करो, हटाओ इनको। तो लोग जो है वहां से भाग गए। ये हो गया था 22 फरवरी को। अब 24 और 25 फरवरी को क्या हुआ, द रिवॉल्यूशनरी केम बैक। रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो दोबारा से आए। इस बार उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। गवर्नमेंट ने क्या किया, रिवॉल्यूशनरी दोबारा से आए स्ट्रीट पे, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पुलिस को और कैवलरी को, यानी स्पेशल पुलिस को और पुलिस को बोला कि वो इन पे नजर रखे। अभी वो कुछ कर नहीं रहे थे, अभी वो शांतिपूर्ण ढंग से आए थे स्ट्रीट पे, तो गवर्नमेंट को पता किया और गवर्नमेंट ने पुलिस को हायर कर दिया कि तुम इन पे नजर रखो। अब 25 फरवरी 1917 में द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। गवर्नमेंट यानी सार जो था उसने डूमा को सस्पेंड कर दिया था। एंड पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर्स। अब क्या था, अभी तक जो स्ट्राइक कर रहे थे वो कौन थे, वो पीजेंट थे, वो नॉर्मल लोग थे। लेकिन अब क्या था, अब उनके साथ पॉलिटिशियंस जो थे वो भी जुड़ गए थे, क्योंकि डूमा जो है वो फिर से वो हो गई थी, खत्म हो गई थी, सस्पेंड हो गई थी। तो डूमा के जो लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे, वो भी इसमें जुड़ गए थे। द पीपल वर आउट विद फोर्स वंस अगेन। लोगों को फिर से जबरदस्ती बाहर भगाया गया, निकाला गया। अब क्या हुआ, 27 फरवरी को द पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंसैक्ड। अब 27 फरवरी को लोगों ने क्या किया, जो पुलिस हेडक्वार्टर था उस पर हमला किया, और हमला करके प्रोटेस्ट फॉर ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। और इनकी डिमांड थी कि जो उनको वेजेस हैं वो ठीक से दिए जाएं, उनको डेमोक्रेसी दी जाए, उनके जो आवर्स हैं उसको कम कर दिए जाएं। ये इनकी डिमांड थी।
Cavalry was called out again, however it refused the fire on demonstrator. अब सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, उसने फिर से कैवलरी को बुलाया और कहा कि इन पे इनको शांत करो या इन पे कुछ इनके साथ वो करो, इनके साथ इनको हटाओ यहाँ से। लेकिन कैवलरी जो थी, जो सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके ऊपर फायर करने से मना कर दिया। डेमोन्स्ट्रेटर पे फायर करने से कैवलरी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया बच्चों? देखो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि कैवलरी जो थी, सैनिक जो थे, वो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि जो हमारा अभी ये जो सार है, जो हमारा एम्परर है, जो हमारा राजा है, जो हमारे यहाँ ऑटोक्रेसी है, इसको आप खत्म हो जाना चाहिए। उनकी भी कहीं ना कहीं इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर पे फायर करने से मना कर दिया। An officer was shot at the barrack of the regiment, and other regiments mutinied, voting to join the striking workers gathered to form a Soviet or council. This was the Petrograd Soviet. अब क्या हुआ, जो लोगों ने मिल करके, लोगों ने पहले वोटिंग की, स्ट्राइकिंग की, वर्कर्स ने एक साथ मिल करके उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था सोवियत। सोवियत जो था वो एक ग्रुप था, सोवियत और काउंसिल, सोवियत या काउंसिल कह सकते हैं, वो एक उन्होंने ग्रुप बनाया। दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत, और इसको पेट्रोग्राड सोवियत जो है वो कहा गया। अ डेलीगेशन वेंट टू मीट द सार मिलिट्री कमांडर, एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। अब क्या था, अब जो ये सोवियत पेट्रोग्राड सोवियत बना था, इस पेट्रोग्राड सोवियत के एक ग्रुप ने, एक डेलीगेशन ने, एक ग्रुप ने जाकर के सार से मीटिंग की, सार के पास गए और उनको बोलने के लिए गए कि भाई आप जो है आप यहाँ से हट जाओ, या अब आपका वो जो है वो खत्म हो गया है। तो इस चीज की कहीं ना कहीं भनक जो थे मिलिट्री कमांडर को पड़ गई थी कि ये लोग इस चीज के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, या ये लोग इस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने सार को जो है एडवाइस किया कि अब आप जो है अपना सिंहासन छोड़ दो, यानी कि अब आप अपनी राजसत्ता को क्विट कर दो। द सार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। अब सार जो है वो 2 मार्च को हट गया था। A provincial government was formed by the Soviet and Duma leaders to run the country. अब क्या हुआ, अब वहाँ पे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि मतलब तत्काल के लिए एक गवर्नमेंट बनाई गई। किसने गवर्नमेंट बनाई? सोवियत ने, जो अभी सोवियत काउंसिल ऊपर बनी थी। इन सोवियत काउंसिल ने, पेट्रोग्राड सोवियत ने एक वहाँ पे यूनियन बनाई, एक वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई तत्कालीन चलाने के लिए। और उन्होंने, और जो डूमा के लीडर्स थे, जो पहले डूमा बनी थी, पार्लियामेंट बनी थी डूमा, उसके जो लीडर्स थे उन्होंने मिलकर के फिर कंट्री को चलाना शुरू किया। द पीपल इन्वॉल्व वर द पार्लियामेंटेरियंस, वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। अब इसमें जो थे पीपल जो थे वो सब इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में इन्वॉल्व हो गए। वुमेन वर्कर्स भी, सोल्जर्स भी, मिलिट्री कमांडर्स भी, सब इसमें इन्वॉल्व हो गए। फाइनली फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ब्रोक डाउन द मोनार्की। और इसके बाद ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जो था ये इस तरीके से मोनार्की द्वारा खत्म कर दिया गया। अब ये तो था फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। देखो आगे हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। फेब्रुअरी में ये सब हो गया। अब देखो इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा। ये तो रिवॉल्यूशन हो गया, इसके इफेक्ट्स क्या क्या पड़े अब हम ये पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वाज रिमूव्ड। अब अभी से पहले क्या था, जैसे कि रशिया में ऑटोक्रेसी थी, तो ऑटोक्रेसी में क्या था, पब्लिक मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, इन पे सब पे पाबंदी लगा रखी थी। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब रशिया में जो ये रिस्ट्रिक्शन थी पब्लिक मीटिंग पे, एसोसिएशन बनाने पे, ये रिस्ट्रिक्शंस जो है ये सब हटा दी गई थी, रिमूव कर दी गई थी। सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर। और ये जो सोवियत ग्रुप बने थे, जो पेट्रोग्राड सोवियत ग्रुप बने थे, ये पेट्रोग्राड सोवियत ग्रुप छोटे छोटे हर जगह बनने लगे। इन इंडिविजुअल एरिया फैक्ट्रीज कमिटीज वर फॉर्म्ड which began questioning the way industrialists run their factories. अब इंडिविजुअल एरिया में अगर देखें, जो फैक्ट्री कमिटीज थी वो बनाई गई, और विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रीज रन देयर फैक्ट्रीज। और ये इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन करते थे कि वो फैक्ट्रीज को मतलब कैसे चलाएं, या जो भी उसमें जो भी काम होता था वो ये कमिटीज जो थी वो करती थी। सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। आर्मी में भी कमेटी बनाई गई, आर्मी में भी कमेटी बनाई गई जिसको सोल्जर कमेटी कहा गया। द प्रोविंशियल
द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर डिक्लाइन एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। अब देखो, आपको मैंने पहले बताया था कि जो ग्रुप था लेनिन का जो ग्रुप था वो लेनिन का जो ग्रुप था, लेनिन का ग्रुप कितने पार्ट्स में बट गया था? 2 पार्ट्स में बट गया था, बोल्शेविक और मेंशेविक। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसकी पावर जो है धीरे धीरे कम होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि जो बोल्शेविक थे वो बढ़ते जा रहे थे। बोल्शेविक ग्रुप जो था, बोल्शेविक जो है अभी थोड़े इसमें फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में हट गया था, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में इसको डिक्लाइन कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अब बोल्शेविक ग्रुप जो है वो सामने आ रहा था और इसके इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा था। It decided to take a stern measure against the spreading discontent. It resisted attempt by workers, run factories and arrested leaders. अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जबरदस्ती वर्कर्स को जो मतलब रेजिस्ट किया वर्कर्स को कि वो फैक्ट्री को चलाएं, वर्कर्स जो है वो फैक्ट्री को चलाएं, और जो लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो पीजेंट्स थे, सोशल रिवॉल्यूशनरी थे, रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पे फिर काम करने लगे। मतलब कि उनके बीच में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था उसको दोबारा से किया गया, लैंड कमिटीज बनाई गई, और पीजेंट्स जो है उन पीजेंट्स सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1970। पीजेंट्स जो थे 19 और मतलब जुलाई से लेकर के पहले कब हुआ था रिवॉल्यूशन? फरवरी में। फरवरी के बाद जुलाई से लेकर के सितंबर तक इनके बीच में लैंड जो है वो दोबारा से बांटे गए। अब देखो, आप जो है नेक्स्ट स्लाइड में आप एक पिक्चर देखोगे पेट्रोग्राड सोवियत मीटिंग की। इसमें पेट्रोग्राड सोवियत जो था, जो कमेटी थी, इसकी मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कौन आ गया? अब देखो, अभी क्या था, पहले था वहां पे कौन था राजा? सार निकोलस। ठीक है, सार निकोलस को कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन ने, जो सोवियत पेट्रोग्राड सोवियत थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन करके, प्रोटेस्ट करके उनको हटाया। अब यहाँ पे आ गए बोल्शेविक, जो कि लेनिन ने बनाई थी। लेनिन के बनाए हुए बोल्शेविक इसमें आ गए। अब बोल्शेविक किसका प्रोटेस्ट, किसके खिलाफ बोलने लगे? सोवियत पेट्रोग्राड सोवियत के खिलाफ बोल्शेविक जो है वो बोलने लगे। आप देखो अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में देखो अक्टूबर रिवॉल्यूशन। 16 अक्टूबर 1970 में लेनिन जो थे वो परस्यूटेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट seizure of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet to organize seizure. ठीक है, 1917 में लेनिन जो है उन्होंने पेट्रोग्राड सोवियत को परस्यूटेड कर दिया, और बोल्शेविक पार्टी जो थी उसको वो एग्री हो गई सोशलिस्ट पावर बनाने में, मतलब सोशलिस्ट पावर बनने के लिए वहाँ पे तैयार हो गई। जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी, जो मिलिट्री में भी रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी, इसको जो है अपॉइंट किया गया एज अ ऑर्गेनाइज सीजर में। मतलब मिलिट्री की जो कमांड थी वो अब इसमें आ गई है। अपराइजिंग बिगन ऑन 24 अक्टूबर। ठीक है, ये जो है ये केरेंसिकी जो थे उन्होंने ट्रूप को एक सम्मन भेजा, जो वहाँ की ट्रूप थी उनको सम्मन भेजा, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अपराइजिंग बिगन ऑफ 24 अक्टूबर, जैसे कि 24 अक्टूबर में शुरू हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने लेफ्ट द सिटी, प्राइम मिनिस्टर सिटी से मतलब हटा दिए गए, टू सम्मन ट्रूप, और जो ट्रूप था उसको सम्मन, मतलब एक सम्मन दे दिया गया। ट्रूप्स जो थे उनको पूरी फुली पावर दे दी गई ताकि वो, तो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इस तरीके से ट्रूप के न्योते पे, ट्रूप के सम्मन पे बाहर चले गए थे। अब देखो आगे क्या होता। मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। ठीक है, मिलिट्री मैन जो थे वो उन्होंने क्या किया, जो बोल्शेविक न्यूज़पेपर थे, बोल्शेविक के जो न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स थी उनको सीज कर दिया, उनको बंद कर दिया।
जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी पेट्रोगार्ड सोवियत की, उस उन्होंने ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। उन्होंने क्या किया, उनके ट्रूप्स जो थे वो उन्होंने जो प्रोविंशियल उसकी थी मिलिट्री की जो थी, मिलिट्री ने बोल्शेविक के दो न्यूज़पेपर बिल्डिंग को पकड़ लिया, ठीक है, उस पर कब्जा कर लिया जो मिलिट्री थी। और इसके बाद क्या क्या, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो ट्रूप्स थे उनको भेज दिया टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेस पे कब्जा करने के लिए। और विंटर पैलेस जो राजा का महल था, विंटर पैलेस राजा के महल को कहते हैं जहाँ पे राजा रहता था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने ट्रूप्स को भेज दिया था। किसने? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। In response, military revolutionary committee ordered to seize government offices and arrest the minister. इसके रिस्पॉन्स में मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो थी, जो मिलिट्री की कमेटी थी, उन्होंने ऑर्डर किया कि गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज कर दिया जाए और अरेस्ट द मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर दिया जाए। क्यों किया? ये जो कमेटी थी, ये कमेटी किसके साथ हो गई थी? बोल्शेविक के साथ ये कमेटी हो गई थी। बोल्शेविक जो मिलिट्री कमेटी थी, मिलिट्री कमेटी के कुछ ऐसे लोग थे जो कि बोल्शेविक के साथ हो गए थे। द अरोरा शिप शेल्ड द विंटर पैलेस, अदर शिप टुक ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट। जो अरोरा शिप था उसको भी विंटर पैलेस में ले लिया गया, उसको अरोरा शिप जो था उसको भी विंटर पैलेस के साथ ले लिया गया था। और ये इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शिप्स थे जिसको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से कब्जे में कर लिया गया था। बाय नाइट द सिटी हैड बीन टेकन ओवर एंड मिनिस्टर्स हैज सरेंडर। रात होते होते जो सिटी थी वो पूरी तरह से टेकन ओवर, मतलब वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उससे बोल्शेविक ने पूरी तरह से टेकन कर ली थी, ले ली थी। और मिनिस्टर्स जो थे वो लगभग मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया था। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोगार्ड अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। और जितने भी पेट्रोगार्ड सोवियत के जो मिनिस्टर्स थे या जितने भी लीडर्स थे या जितने भी कांग्रेस वर्कर्स थे, उन लोगों ने बोल्शेविक एक्शन को जो है वो अब अप्रूव करना शुरू कर दिया था। जब बोल्शेविक ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया, हमला कर लिया, तो फिर इनको उनकी बात को मानना पड़ा। आप देखो आगे की पिक्चर में, आप देख सकते हो स्लाइड में जो पिक्चर है, अरोरा शिप की पिक्चर है। इसमें विंटर पैलेस है जो सेंट पीटर्सबर्ग में था, और सेंट पीटर्सबर्ग का चर्च भी है। ये 3 इसमें पिक्चर्स दी गई हैं। तो ये तो था बच्चों आपका अक्टूबर रिवॉल्यूशन। आप देखो इसमें आगे क्या हुआ था। हैवी फाइटिंग इन मॉस्को बाय दिसंबर, द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोगार्ड एरिया। बहुत ज़्यादा फाइट हुई मॉस्को में बाय दिसंबर द बोल्शेविक। और इसके बाद जो है इस फाइट में बोल्शेविक जो थे वो जीत गए थे और बोल्शेविक ने मॉस्को पेट्रोगार्ड एरिया पे कब्जा कर लिया था। द पीपल इन्वॉल्व वर लेनिन द बोल्शेविक ट्रूप्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो लोग थे वो अब लेनिन के साथ मिल गए थे, इन्वॉल्व हो गए थे, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग जो थे वो अब हम देखते हैं बच्चों ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा रशिया में, रशिया की सोसाइटी पे, रशिया के लोगों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1907। जैसे कि लेनिन ने सबसे पहले ये बात कही थी कि जो बैंक्स हैं उसको नेशनलाइज किया जाए, तो ये जो है 1917 के बाद जो बैंक्स थे वो नेशनलाइज हो गए। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोवियत प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड द सीज द लैंड ऑफ द नोबेल्टी। जो लैंड थी वो डिक्लेयर हो गई सोशल प्रॉपर्टी लैंड को डिक्लेयर कर दिया गया। और जो पीजेंट थे उनको जो नोबेल्टी के पास जो लैंड थी उसको उससे अपना लैंड जो है वो वापस लेने का अधिकार मिल गया। मतलब जो पीजेंट्स पहले तो लैंड जो थी वो किसके पास थी? नोबेल्टी के पास थी। तो अब जो पीजेंट हैं वो नोबेल्टी से अपने अपने लैंड लेने का अधिकार उनके पास हो गया। ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स जो थे वो भी बैन हो गए, जैसे कि और एरिस्टोक्रेटिक जो टाइटल्स थे, जो कि राजा महाराजा ने टाइटल दिए थे लोगों को, वो टाइटल भी बैन कर दिए गए। और नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई आर्मी और ऑफिसर्स के लिए, जो ऑफिसर्स थे उनके लिए, आर्मी मिलिट्री लोगों के लिए नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई। रशिया बिकम अ वन पार्टी स्टेट।
देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी, क्योंकि रशिया जो है उसको वन पार्टी स्टेट कहा जाने लगा। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। ट्रेड यूनियन वर कैप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, जो ट्रेड यूनियन था वो पूरी तरह से पार्टी के कंट्रोल में था। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, दिस लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, यानी कि मतलब कुछ भी काम होगा वो किसके उस पे होगा, सेंट्रलाइज्ड बेस पे होगा, यानी कि एक पार्टी थी तो सारे काम जो है वो सेंट्रल तरीके से होंगे, और यही इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती थी या दिखाती थी। अब हम आगे की स्लाइड में देखो, एक पिक्चर है जिसमें फ्रेंच हेड दिखाई गई है, मतलब कि जैसे आर्मी ऑफिसर्स के जो यूनिफॉर्म थे उसको इसमें शो किया गया, ये आपकी बुक में भी पिक्चर है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था, जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होने लगे थे वो बढ़ गए थे। एंड एक्सटेंडिंग स्कूलिंग सिस्टम डेवलपमेंट, स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म स्टार्टेड, अब दोबारा से जो पुलिंग सिस्टम था, जो एक साथ मिलकर के काम करते थे, वो फार्म्स जो कलेक्टिव होकर के काम करते थे वो फिर से दोबारा से शुरू होने लगा। अब क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे शुरू होता है, अब ये सब तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, अब सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो गई। क्यों हुई सिविल वॉर की स्थिति पैदा, देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखो। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। जो रशियन आर्मी थी, रशियन आर्मी कौन सी रशियन आर्मी, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ थी, उसने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी वो थी अपर क्लास नोबेल्टी गवर्नमेंट थी वो, तो उसने जो है उसमें जो आर्मी थी उसने इसका ब्रेक किया, इसको तोड़ा। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। अब बोल्शेविक ने जो है, बोल्शेविक ने एक पर्टिकुलर रीजन में जीत तो पा ली थी, लेकिन जो कंट्री साइड्स थे वहाँ पे अभी भी ऑटोक्रेसी थी वहाँ पे, तो वहाँ की ऑटोक्रेसी जो है वो जो लिबरल्स और ऑटोक्रेसी के जो सपोर्टर थे, जो कि नॉन बोल्शेविक थे, बोल्शेविक नहीं थे, सोशलिस्ट तो थे लेकिन नॉन बोल्शेविक थे, उन्होंने इसको बोल्शेविक के अपराइजिंग का विरोध किया, उन्होंने इसके खिलाफ रिवॉल्यूशन किया। दे फॉर्म देयर ट्रूप्स एंड वर कॉल्ड ग्रीन्स, इन्होंने अपने ट्रूप्स बनाए जिनको ग्रीन कहा गया, और विच वर फाइट अगेंस्ट बोल्शेविक रेड, और बोल्शेविक के जो ट्रूप्स थे, बोल्शेविक की जो सेना थी उसको रेड कहा गया, और जो इनके ट्रूप्स थे, जो ये ऑटोक्रेटिक और लिबरल्स लोग जो थे, इनके जो ट्रूप्स थे इनको कहा गया ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन थे, ये वाइट थे। द प्रो सार वाइट्स, जो सार के लोग थे, अभी भी वहां पे तीन तरह के लोग हैं, एक तो सार है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और तीसरा बोल्शेविक है। जो सार के लोग थे, जो सार की ट्रूप थी उसको व्हाइट कहा गया, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ट्रूप थी उसको ग्रीन कहा गया, और जो बोल्शेविक की गवर्नमेंट थी ट्रूप्स थी उसको रेड कहा गया। व्हाइट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, अभी भी जो व्हाइट्स थे, जो सार की जो सत्ता थी वो रशियन एम्पायर के कई स्टेट्स में अभी भी उनका राज था। दे वर सपोर्ट बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिशर्स एंड जापानीज ट्रूप, इनको सपोर्ट था, ये जो ऑटोक्रेसी थी, सार जो था, इसको सपोर्ट था किसका, फ्रेंच, अमेरिकन का, ब्रिटिशर्स का और जापानीज ट्रूप का, इन सब का इसको सपोर्ट था, जिसके कारण जो रशियन एम्पायर था उसके बहुत सारे स्टेट्स पे अभी भी इसका कब्जा था। ऑल दिस फॉट अ वॉर विद द बोल्शेविक, इन सब चीज़ों ने, इन सब लिंक्स ने मिल करके यहाँ पे बोल्शेविक के खिलाफ जो है वो वॉर शुरू कर दिया। अब यहाँ पे वॉर हुआ, कौन सा वॉर हुआ, ये सिविल वॉर हुआ। अब आगे पढ़ते हैं, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी वहाँ की, रशिया की। द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज ड्यूरिंग द सिविल वॉर, बोल्शेविक ने क्या कर दिया था, जो इंडस्ट्रीज और बैंक थे उसको नेशनलाइज कर दिया गया था इस सिविल वॉर के अंतर्गत। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, सेंट्रलाइज प्लानिंग भी उसने वो ले आया था। रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड, कंस्ट्रक्शन काफ़ी बड़े स्केल पे चल रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। एंड एक्सटेंडिंग स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, स्कूलिंग सिस्टम भी डेवलप हो गया था। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद जब लेनिन मर गया, लेनिन की डेथ हो गई 1924 में,
ठीक है, ये स्लाइड में नहीं है बच्चों, ये ऐसे मैं आपको एज अ जनरल नॉलेज बता रही हूँ कि 1924 में जब लेनिन मर गया, उसकी डेथ हो गई, तब उसकी जगह एक आया स्टालिन। स्टालिन एक आया, सोशलिस्ट था। स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग। स्टालिन के बारे में आप देखते हैं, स्टालिन ने क्या किया। स्टालिन बिलीव दैट रिच पीजेंट एंड ट्रेडर्स स्टॉक सप्लाई टू क्रिएट द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन। स्टालिन का मानना था जो रिच पीपल और रिच पीजेंट्स जो हैं, रिच फार्मर्स जो हैं, रिच पीजेंट्स जो हैं, ट्रेडर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टॉक कर लेते हैं सप्लाई का, मतलब ग्रेन्स का, फूड ग्रेन को स्टॉक कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ग्रेन की शॉर्टेज हो जाती है, ग्रेन्स की कमी हो जाती है। हैंस कलेक्टिवाइजेशन वाज द नीड ऑफ द आवर्स। कलेक्टिवेशन जो है यानी कि फूड का जो कलेक्टिव करना है यानी इकट्ठा करना है, ये आवर की ज़रूरत है। ज़रूरत तो है ये, क्योंकि इकट्ठा कर लेगी वो सरकार और फिर डिज़ास्टर के टाइम पे या किसी ऐसी आपदा के टाइम पे उसको यूज़ करेगी। बट दिस सिस्टम वुड ऑल्सो हेल्प टू मॉडर्नाइज फार्मिंग। और इस सिस्टम की वजह से क्या किया, मॉडर्नाइज फार्मिंग जो है वो शुरू हो गई। मॉडर्नाइज फार्मिंग यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें फार्मिंग में यूज़ होने लगी जिससे कि फार्मिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। इसमें एक पिक्चर भी है स्टालिन का पिक्चर दिया गया है। दोज फार्मर हु रेजिस्टेड कलेक्टिवेशन वर पनिश्ड, डिपोर्टेड और एक्साइल। जो फार्मर्स थे, जो फार्मर कलेक्टिवेशन को रेजिस्ट करते थे यानी कि इकट्ठा करते थे कलेक्टिवेशन को, उनको पनिश किया गया और उनको एक्साइल में डाल दिया गया, क्योंकि ये जो था कलेक्टिवेशन जो था, इसकी वजह से फूड ग्रेन की कमी होती थी, शॉर्टेज होती थी और जिसके कारण इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो जो कलेक्टिवाइजेशन जो था, कलेक्टिवाइजेशन इसका जो लोग वो करते थे, रेसिस्ट करते थे यानी जो इसका विरोध करते थे, उसको फिर पनिश कर दिया जाता था। कलेक्टिवाइजेशन मतलब कि जो इकट्ठे होकर के काम करते थे और जो प्रोडक्शन फिर जो शुरू में आपने पढ़ा था पुलिंग सिस्टम था वहाँ पे, उससे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इसका ग्लोबल मतलब कि हमारे पूरे ग्लोब पे क्या इसका इन्फ्लुएंस पड़ा। बाय द 1950s इट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द कंट्री एंड आउटसाइड दैट एवरीथिंग वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडल ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। 1950s में ये माना गया, ये रिकॉग्नाइज किया गया कि जो कंट्री है, जो रशिया कंट्री है और जो आउटसाइड है, मतलब कि बाहर, जो उसके बाहर आउटसाइड जो है, दैट एवरीथिंग वॉज नॉट इन कीपिंग द आइडियल ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। मतलब कि रशिया में या यूरोप में रशियन रिवॉल्यूशन से कोई ज़्यादा वो नहीं पड़ा, कोई ज़्यादा आइडियाज़ जो है वो ज़्यादा आइडियल नहीं रहा रशियन रिवॉल्यूशन। थ्रू इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड। इससे इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर डेवलप तो हुए, एंड द पुअर वर बीइंग फेड, द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन वॉर बीइंग डिनाइड। लेकिन जो हालांकि इससे इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप हुए, इंडस्ट्रीज बढ़ी, एग्रीकल्चर बढ़ा, लेकिन जो लोगों की जो फ्रीडम थी, लोगों की जो आज़ादी थी, जो उनकी सिटीजनशिप थी, वो भी डिनाई हुई, वो कम हुई, ख़त्म हुई। हावर इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट सोशल आइडियाज स्टिल इंजॉयड रिस्पेक्ट अमंग द रशियन। हालांकि सोशल आइडियाज़ जो था वो उसको रशियंस ने इंजॉय किया, लेकिन फिर भी जो सोशल ये पाया गया कि जो सोशल आइडियाज़ है उनको रशियन लोगों ने इंजॉय किया। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। लेकिन हर कंट्री में जो आइडियाज़ होते हैं सोशलिज्म के, वो अलग अलग होते हैं, उनकी वैरायटी जो है वो अलग अलग अपने अपने तरीके से की जाती है, अलग अलग वेजेस में की जाती है। तो ये इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस हुआ। तो इस तरीके से यह चैप्टर आपका ख़त्म होता है, रशियन रिवॉल्यूशन। इसमें हमने 2 पार्ट्स पढ़े, यूरोप रिवॉल्यूशन इन यूरोप, सोशलिज्म इन यूरोप, और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा रशियन रिवॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो इससे आपको आने वाली, अब हम मिलेंगे 3rd चैप्टर में, जो कि है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, नाजिज्म और राइज हिटलर। थैंक यू।